तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी का लेक्चर। ये लेक्चर जो है, ये क्लासेस जो है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ये वाली क्लास, और इसके अगला जो क्लास आएगा, नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो वाली क्लास, दोनों ही क्लास जनरल कंपटीशन वाले के लिए भी है। प्लस आने वाले 20 क्लासेस जो है वो CIPCC के लिए है, यानी 15 से 20 क्लास में IPCC के लिए भी जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इन डेप्थ स्टडी जो कि CA फाइनल वालों को करना है, इसलिए लगभग 35-35 लेक्चर जीएसटी में आपके लगेंगे, तो टोटल 35 लेक्चर CA फाइनल वालों के लिए होगी। ठीक है ना। जो ये आज वाली क्लास है वो सभी देख सकते हैं, जनरल कंपटीशन वाले भी, IPCC एंड फाइनल वाले भी। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फॉर जीएसटी। उसके बाद पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये क्लासेज जो है 7 PM से 8 PM चलेगा। TTS में, ठीक है ना। TTS में 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, इसमें मैं आपको ये हो गया CA फाइनल के लिए, ठीक है। और 8 बजे से 9 बजे तक TTS में ही CA IPCC वालों के लिए GST, ठीक है ना। जो अगला 2 क्लास है, आज वाली और कल वाली, वो जनरल कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं। जीएसटी के सारा ओवरव्यू मैं इसमें देने वाला हूं आज और कल, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये CA IPCC का लगभग 10 से 15 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद इसी टाइम पे 8 बजे से 9 बजे तक TTS में ही आपका ऑडिट चलेगा, ऑडिट की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और MWF में 7 PM से 8 PM डायरेक्ट टैक्स, फाइनल वालों का है। और 8 PM से ही 9 PM तक डायरेक्ट टैक्स IPCC वालों के लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका शेड्यूल हो गया। इसमें क्या होगा, जिस तरीके से अभी तक मैं आप लोगों को मतलब आप तो नए स्टूडेंट होंगे, ये बैच मई 2020 के लिए है, मई 2022 के लिए है, जो एग्ज़ाम होने वाला है मई 2022 में, उनके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिससे पहले स्टूडेंट्स थे उनको ये पता थी कि जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस होंगी वो अभी तक मेरे 100% क्लासेस जो थी वो टेलीग्राम पे लाइव पे या फिर जूम पे आकर के मैंने प्रोवाइड करी थी। लेकिन अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे ही कॉन्सेप्ट की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसके साथ जो क्वेश्चन आंसर की क्लासेज होती है, जो बहुत ही रेलिवेंट होता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप भले ही कितना कर लो, क्वेश्चन आंसर आपने नहीं किया तो कुछ नहीं, मतलब समझो कि जीरो है वो। एग्जाम में जाने के बाद वो जब आप एग्जाम दोगे तो वो आपको पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो याद आ रहा होगा लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत ही रेलिवेंट क्लास होती है, तो वो वाली क्लासेज मैं यूट्यूब पे नहीं दूंगा, उसके लिए जूम का ही इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि क्या पे होता है ना, जूम पे इंटरेक्शन बना रहता है, स्टूडेंट और हमारे बीच में इंटरेक्शन बना रहता है, तो उस वक्त हम जब सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है तो उस वक्त जवाब देने में सही होता है। यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर के क्लासेस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 1-2 बार डाला था, एक बार डालने की कोशिश की थी, फिर मैंने डिलीट कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, 100% कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर की क्लासेस होगी, टेस्ट सीरीज होगा, वो सारी हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो 2 क्लासेस चलती है। यानी कॉन्सेप्ट का अगर 1 क्लास है तो 2 क्लास समझ लो कि क्वेश्चन आंसर का हो गया, ठीक है ना। तो वो हमारा जूम पे आएगा, और अकॉर्डिंगली जो आप इनरोल होंगे हमारे क्लासेस के लिए, आप कॉल कर सकते हैं, या हमारा जो मेल आईडी है विजन CA लर्निंग, विजन
caelearning@gmail.com। इस पे आप आकर के इनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा और इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद क्लास तो यहाँ यूट्यूब पे देखने के लिए इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्लासेस जूम पे आपको चाहिए उसके लिए इनरोल करना पड़ेगा, तो उस पर मेल कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको बता दिया जाएगा मतलब इनरोल करने के लिए क्या है, आपका कितने बजे आपको आना पड़ेगा, ये है। कोई फ़ी नहीं है, फ़ी नहीं है, उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेल करोगे उसके बाद कॉल जाएगा यहाँ से और तब बोला जाएगा कि इतना फ़ी है, वो फ़ी है। फ़ी कुछ नहीं है, जीरो, शून्य, ठीक है ना, फ़ी कुछ नहीं है। तो ये हो गया कहानी। अब हम चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ और स्टार्ट करते हैं जीएसटी का लेक्चर। देखिए ऐसा है, जीएसटी सबसे पहले, जीएसटी जीएसटी में ये एक टी आता है, टी का मतलब होता है टैक्स। जीएसटी को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है? तो टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। कहेंगे सर एक्सटॉर्शन कौन करने लग गया, एक्सटॉर्शन क्या होता है? देखो, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है जो कि गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। इस संसार में, इस पूरे दुनिया में कोई भी एक इंसान नहीं है जो टैक्स देना चाहता हो, अपने मर्जी से टैक्स देना चाहता हो। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा इंसान है। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि आपके ऊपर है, आप टैक्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कह दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो टैक्स अपनी मर्जी से जाकर के देगा, अगर उसके ऊपर कंपल्सन नहीं हो। तो एक्सटॉर्शन का मतलब ही होता है जबरदस्ती पैसा लेना। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जबरदस्ती ही पैसा लिया जाता है, मतलब कि जो भी इंडिया में लोग रह रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट अंडर एनी एक्ट, अंडर एनी एक्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर एनी एक्ट। अगर ये शब्द ना रहे तो ये वसूली ही हो जाएगा। जैसे गुंडे हफ्ता वसूल करते हैं, वैसा ही गवर्नमेंट के द्वारा वसूला गया हफ्ता या सालाना हो जाएगा और ये इलीगल हो जाएगा अगर ये वाला अंडर एनी एक्ट वाला शब्द ना रहे टैक्स के साथ। तो अब टैक्स सर ऐसा है कि ये गवर्नमेंट वसूलती क्यों है, जरूरत क्या पड़ जाती है? तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती है। जैसे हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, स्कूल्स बनाने होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करवाना होता है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हमें, ठीक है। वो अलग बात है कि वो कितना कर पाती है, ठीक है ना, लेकिन है यही कि प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्कूल, यहाँ पर आकर के देखिए बेहतरीन स्कूल है। मोहल्ला क्लिनिक प्रोवाइड करती है, तो 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता और सारा इलाज आपका हो जाता है मोहल्ला क्लिनिक में। वैसे ही गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए और करती भी हैं एक हद तक। तो उन सभी चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। दवा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा कहीं और से तो आएगा नहीं। तो वो क्या करती है, हमसे ही जो पैसा कमाते हैं उनसे पैसा लेती है, और जो कम नहीं कमाते उनके, और जो कमाते भी है उनके लिए खर्च करती है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, रोड्स में और बहुत सारी चीज़ों में।
इसलिए गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करती है। तो कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होता है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर एनी एक्ट। अब बात आता है जीएसटी का। क्या बात आता है? जीएसटी। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं। ये एक्चुअली में आया कहां से? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये तो 2017 में आया। 2017 से पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम का कोई टैक्स इंडिया में था ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो बॉर्न हुआ है, जो इसकी उत्पत्ति हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले क्या होता था? इंडिया में बहुत तरीके के अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे वैट, जैसे CST, एक्साइज, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्सेस, सर्विस टैक्स। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। और इस वजह से क्या होता था कि किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। यानी अगर दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो पहले उसके ऊपर लगाया जाता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें लगाया जाता था वैट, फिर इसमें लगाया जाता था कोई ऑक्ट्रॉय टैक्स, ठीक है। तो इतने सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, CST भी लग जाता था इसके जगह पे। तो इससे क्या होता था ना कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर था उसके ऊपर बर्डन जो है पैसा का, वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता था। तो सरकार ने ये सोचा कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे और बहुत सारे टैक्स जो है उनको हटा करके और सिर्फ एक सिंगल टैक्स लगा दिया जाए। यानी ये बहुत सारे टैक्स से क्या होता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था जो बंदा, जो दुकानदार सेल कर रहा है, उसके ऊपर में इन सारे चीज़ों के कंप्लायंसेस के बर्डन आ जाते थे। अब उनको एक्साइज रिटर्न भरना होता था, वैट रिटर्न भरना होता था, ठीक है। तो कंप्लायंस का भी बर्डन बढ़ जाता था। उससे क्या होता था कि प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा पैसे मांगते थे उनसे, ठीक है। तो उनके पास खुद का ही अपना इतना काम है और टैक्स का अलग से इतना कंपल्सन करना, कंप्लायंस वगैरह करना, तो इसमें ज़्यादा समय ना गवाएं और वो अपने प्रोडक्टिविटी पे काम करें। इसलिए सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाएं। वन नेशन वन टैक्स। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं और इस देश में सिर्फ एक टैक्स होगा और कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट अभी इसके प्रोसेस में है, ये पूरा अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत सारे टैक्सेस इंडिया में हैं। जैसे GST अभी भी है, डायरेक्ट टैक्स यानी अपना इनकम टैक्स भी है अभी भी, प्रोफेशनल टैक्स अलग है, बहुत सारे टैक्सेस है, वो अभी भी इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वन नेशन वन टैक्स के प्रोसेस में हम हैं, लेकिन वन नेशन वन टैक्स कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, वन नेशन वन टैक्स का काम करते हैं और कुछ जो चुनिंदा टैक्सेस हैं जो अलग अलग लगाए जाते हैं प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं और उसको हम एक टैक्स के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सब्ज्यूम्ड कर दिया लगभग 17 टैक्सेस को।
जीएसटी के अंदर में। यानी इन्होंने क्या किया, एक बॉटल में वैट को डाल दिया, सर्विस टैक्स को डाल दिया, एक्साइज को डाल दिया और बहुत सारे टैक्सेस को डाल दिया और इस बॉटल को रैप करके और इसका नाम दे दिया जीएसटी। ये नाम तो दे दिया। पहले गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि सारे को एक बॉटल में पैक करते हैं, इसको रैप आउट करते हैं और फिर इसका नाम दे देते हैं हम क्या, जीएसटी। और अब से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा जीएसटी। हम एक्साइज अलग नहीं लगाएंगे, वैट अलग नहीं लगाएंगे, सीएसटी अलग नहीं लगाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लगाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम एक जीएसटी वैट जब हम अलग अलग लगा रहे थे, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट कर रही थी, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हो तो इसको आप पुराने वाले एक्ट को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, और नया एक्ट जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्योंकि इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल है 265। इसका एक आर्टिकल है 265। वो ये कहता है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा बिना एक ऑथोरिटी ऑफ टैक्स के। यानी अगर ऑथोरिटी ऑफ टैक्स ने नहीं बताया किसी टैक्स के बारे में, तो वो वाला टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेवी नहीं किया जा सकता इंडिया में, ठीक है। अब भैया ऑथोरिटी ऑफ टैक्स क्या होता है? ऑथोरिटी ऑफ टैक्स होता क्या है? ऑथोरिटी ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लेजिस्लेचर बना हुआ है, उस लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग ही टैक्स डिसाइड जो किया जाता है उसको ऑथोरिटी ऑफ टैक्स कहते हैं। यानी लेजिस्लेचर जो बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स डिसाइड किया जाता है उसको जो करते हैं उसको ऑथोरिटी ऑफ टैक्स कहा जाता है। तो जो लेजिस्लेचर हमारा बना हुआ है, जो लेजिस्लेचर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, वो 7th शेड्यूल ऑफ कौन सा है 246, 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में लेजिस्लेचर हमारा बना हुआ है, जिसमें 3 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 एंड लिस्ट नंबर 3, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 265 ये कहता है कि आपका जो टैक्स लेवी किया जाएगा या टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑथोरिटी ऑफ टैक्स किया जाएगा। ऑथोरिटी ऑफ टैक्स उसी टैक्स के ऊपर में लेवी या कलेक्ट कर सकती है जो लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग हो। और लेजिस्लेचर ये कहता है कि आप लिस्ट जाकर के देखो कि लिस्ट 1 में किस टैक्स के बारे में बात कर रहा है, लिस्ट 2 में किस टैक्स के बारे में बात कर रहा है और लिस्ट 3 में किस टैक्स के बारे में बात कर रहा है 7th शेड्यूल ऑफ 246 आर्टिकल में, ठीक है। तो ये बात कर रहा था यूनियन लिस्ट का, ये स्टेट लिस्ट और ये कंकरेंट लिस्ट। और इसमें बहुत सारे टैक्सेस के नाम पहले से ऑलरेडी
इनबिल्ट थे, जैसे वैट, इसमें वैट हो गया, सीएसटी हो गया, ठीक है ना, इसमें जैसे एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे टैक्स थे, जैसे ऑक्ट्राई टैक्स हो गया या इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था। इसमें इसके हिसाब से हम 265 के हिसाब से इस वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज को एक रैप अप तो कर सकते थे, यानी डिलीट तो कर सकते थे, लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते थे, जीएसटी लेवी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 265 हमें उस वो करने से क्या करता था, रोक रहा था, ठीक है। अब जीएसटी रोक रहा था, तो अब इसके लिए अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा हुआ जीएसटी के बारे में, तो आप जीएसटी चार्ज कैसे कर सकते हो, जीएसटी लेवी कैसे कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 101 रुपए का दक्षिणा दे करके 265 के अंदर में 246 को अमेंड किया। यानी 101 रुपया मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट था। ये 101 अमेंडमेंट था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, ड्यूअल टैक्सेशन हो रहा था, बर्डन बढ़ रहा था, कंप्लायंस बढ़ रहा था, ठीक है ना, बर्डन, डुअल, कंप्लायंस वगैरह ये सब बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने सिंप्लिसिटी करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, इसके लिए हमें जीएसटी लाने की आवश्यकता हुई। तो ये हो गया बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट्स कोई पूछेगा। अच्छा, दूसरी बात है, मैंने विजन सीए t.me/vision CAE लर्निंग, ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। इस पे मैंने पीडीएफ आपका दे दिया हुआ है, पीडीएफ दे दिया हुआ है इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर का, वो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। और उसमें कुछ सारी बातें लिखी हुई है डिटेल में। तो ये हो गया आपका ड्यूअल टैक्सेशन, बर्डन, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से जीएसटी लाने की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन जीएसटी हम ला नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा 265 हमको रोक रहा था ये करने से। तो अब हमने क्या किया, हमने 101st अमेंडमेंट करी, 101st अमेंडमेंट करी, और उसमें हमने बहुत सारे आर्टिकल को अमेंड किया, बहुत सारे आर्टिकल को अमेंड किया। अब वो हर आर्टिकल के अंदर में जाकर के कि क्या अमेंडमेंट किया उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझ लो कि 101st में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, उसमें जो उसका क्रक्स है वो मैं बता देता हूं कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए। तो 101st में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसमें आर्टिकल 246 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस किया गया, 246 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस किया गया। ये पावर प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है, गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप जीएसटी के रिगार्डिंग, जीएसटी से रिलेटेड आप बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकते हैं, या फिर कानून बना सकते हैं, नियम कानून आप इसी में बना सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जो भी आपको लिखना है जीएसटी के बारे में, उसके लिए पावर देते हुए 246 कैपिटल ए बनाया गया। उसके बाद जो कनकरेंट जो लिस्ट होता है, हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट 1 2 3। तो चूंकि जीएसटी में स्टेट वाला टैक्स और सेंट्रल वाला टैक्स दोनों को ही एक बॉटल में डाला गया था, इसलिए जो यूनियन वाला लिस्ट होता है, सिर्फ अगर उसमें जीएसटी का नाम लिख देता तब तो ये गलत हो जाता, फिर सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके बारे में डिसीजन ले सकता था।
अगर टू सेकेंड लिस्ट में लिखता तो सेकेंड लिस्ट स्टेट का है और सिर्फ स्टेट उसके बारे में डिसीजन ले सकता था, इसलिए कंकरेंट लिस्ट में इस गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ा गया। यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना है या नियम कानून बनाना है तो उसमें स्टेट और यूनियन दोनों आपस में मिल करके डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक ये अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद फिर आर्टिकल 248, उसके बाद 250, 268, 260 अपना क्या है 248, 240, 249, 250, 268, 268 कैपिटल ए, 269, 269 कैपिटल ए, 270, 271, 366, 366 12 कैपिटल ए। ये जो है मेजर अमेंडमेंट है, ये मेजर अमेंडमेंट है जिसमें किया गया। इस अमेंडमेंट के अंदर में 248, 249, 50, 68, 68 ए, 69, 69, 70, 71, 66 इसमें जो है सो अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों का मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया है, वो लिख लो और इसके अंदर में वो डाउनलोड कर लेना और इसके अंदर में जो जो है वो पढ़ लेना। अब इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने गया तो कम से कम जितना है उतना दिन लगेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बात मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पावर अमेंडमेंट हुआ, कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। ये 12A जो है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन डाला गया। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन डाला गया कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है जीएसटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ये भी लिखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मोटा मोटी पॉइंट बता रहा हूं, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जिसको आप कभी भी भूलना नहीं, आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जीएसटी अगर आप पढ़ रहे हैं, जीएसटी के बारे में आपको जानकारी लेनी है या जानकारी रखनी है तो एटलीस्ट इतनी बातें तो आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है इसके साथ साथ बिसाइड्स ऑल above tobacco and tobacco products, all above taxes टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर पे एंड सेल पे टैक्स क्या लगेगा, इसका पावर रख लिया। इसका पावर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख लिया। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीएसटी के बारे में कह रहे हैं आप कि जिस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टोबैको पे जीएसटी लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और पावर रख लिया अपने पास कि अगर हमें चाहिए, अगर हमें लगता है कि टोबैको के मैन्युफैक्चर पे या इसके सेल पे हमको और भी टैक्स लगाना चाहिए, हमको सेंट्रल टैक्स भी कुछ लगाना चाहिए, तो हम उसके ऊपर में सेंट्रल टैक्स लगाएंगे। आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी टोबैको पे लगाती है अपना एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना। उसके बाद इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि कुछ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, यानी नो जीएसटी टिल द डेट गवर्नमेंट नोटिफाई इट अंडर जीएसटी लॉ। मतलब जो कुछ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसको हम कहते हैं एचपी मैन। एचपी मैन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको हम कहते हैं एचपी मैन, ठीक है। हाई स्पिरिट हो गया, पेट्रोल्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद
ये हो गया मोटर मोटर स्पिरिट हो गया, ये हो गया आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस हो गया। तो ये 5 प्रोडक्ट्स है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है आपका, अभी फिलहाल तक नहीं लग रहा है। जब गवर्नमेंट चाहेगी, इसको जिस डेट से चाहेगी जीएसटी के अंदर में ला सकती है और इसके ऊपर में जीएसटी लगा सकती है, ठीक है ना। तो अभी इस प्रोडक्ट पे या तो एक्साइज लग रहा है या वैट लग रहा है, ठीक है। टोबैको पे जीएसटी भी लग रहा है और एक्साइज भी लग रहा है, और इसके अलावा बाद बाकी जितने भी गुड्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लगता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका अमेंडमेंट का पार्ट। जब मैं आपको बता रहा था कि टैक्स क्या होता है, उसमें मैंने आपको बोला था वन नेशन वन टैक्स के बारे में, वन नेशन वन टैक्स के बारे में। लेकिन अभी इंडिया में 2 तरीके के टैक्स चल रहे हैं, एक डायरेक्ट टैक्स चल रहा है और एक इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है। मोटा मोटी इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम समझते हैं कि जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स और जीएसटी मोटा मोटी, वैसे अभी इसमें एक्साइज भी है, वैट भी है, प्रोफेशनल टैक्स भी है, ये तो यहां आता है प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है ना, स्टेट प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो इतने सारे भी टैक्सेस है, लेकिन मोटा मोटी जो हम समझते हैं वो बस यही समझते हैं कि एक इनकम टैक्स है और एक जीएसटी है, ठीक है। अब भैया डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी किसी भी टैक्स में 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, एक होता है बर्डन और एक होता है लाइबिलिटी। बर्डन और लाइबिलिटी, आप एक दुकान में जाते हैं और आप एक कपड़ा खरीदते हैं, तो आप जीएसटी पे करते हैं या वो दुकानदार जीएसटी पे करता है? आप गए एक कपड़े की दुकान में, 1000 रुपए का आपने कपड़ा लिया, उस पर 50 रुपए जीएसटी लगा, 1050 रुपए, आप कितना पे करते हैं? आप 1050 रुपए पे करते हैं। तो बर्डन किसके ऊपर आया जीएसटी का? जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर आया? ये जीएसटी है, इसका बर्डन किसके ऊपर आया? ये आपके ऊपर आया, कंज्यूमर के ऊपर में आया, ये कंज्यूमर के ऊपर में आया। लेकिन इस 50 रुपए को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस 50% को गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये 50% कलेक्ट नहीं करता या कलेक्ट करने के बाद जमा नहीं करता तो फांसी पे कौन चढ़ेगा? दुकानदार। जो दुकानदार है उसकी क्या है? लाइबिलिटी। कलेक्ट करना, रिटर्न भरना, जमा करना, ठीक है, ये सारी लाइबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो जीएसटी का जो बर्डन होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे पड़ता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस के बर्डन होते हैं, यानी कंप्लायंस का जो लाइबिलिटी होता है वो सारा का सारा शॉपकीपर पे होता है, दुकानदार पे होता है। तो बर्डन और लाइबिलिटी जब अलग अलग लोगों के पास होता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एंड जब बर्डन एंड लाइबिलिटी सिर्फ एक बंदे के पास ही होता है, जैसे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी से आपको सैलरी मिलती है और उस सैलरी पे टैक्स बनता है, तो वो टैक्स साल के लास्ट में कौन पे करेगा? वो एम्प्लॉय ही जाकर के पे करेगा। यानी बर्डन किसका हुआ? बर्डन इस सैलरी एम्प्लॉय का ही हुआ और पे भी यही करता है, रिटर्न भी यही डालता है ना। तो बर्डन भी इसका है और लाइबिलिटी भी इसकी है। अगर ये टैक्स नहीं देता है तो फिर फांसी पे भी यही चलेगा। मतलब टैक्स में फांसी की कोई सजा नहीं है, लेकिन जो भी है, जो पेनल्टी वगैरह है वो इसी को लगेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन एंड लाइबिलिटी एक बंदे का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन एंड लाइबिलिटी अलग अलग लोगों का होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने लगभग ये पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में कि हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है। एक जो है आर्टिकल 279 कैपिटल ए, यह आर्टिकल जो है इसमें जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसमें जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। अब जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो 3 तरीके के मेंबर होते हैं। पहला सीतारमन जी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है इसका एक मेंबर। दूसरा कौन होता है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है एक फाइनेंस का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, यानी वो यूनियन के द्वारा स्टेट के फाइनेंस को देखने के लिए अपॉइंटेड होता है। ठीक है ना। और तीसरा होता है एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नॉमिनेटेड बाय स्टेट, यानी एक स्टेट का बंदा भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही नियम कानून बनाना है। तो स्टेट का बंदा एक हो गया, एक यूनियन का बंदा जो स्टेट के लिए काम करेगा, और एक फाइनेंस मिनिस्टर अपनी सीतारमन जी है, वो तो होंगी ही होंगी। ठीक है ना। तो ये 3 होते हैं जो कि अपने काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया लगभग आपका इंट्रोडक्टरी। अब आप आते हैं हम जीएसटी की तरफ। ये जीएसटी जो एक्ट है, अब जीएसटी हमारे इंडिया में आ गया, लागू हो गया 2017 से। ठीक है। 2017 जुलाई से लागू हो चुका है। अब जीएसटी को पढ़ने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए, कीवर्ड्स समझना पड़ेगा। यानी जीएसटी में हम आगे बढ़ना है तो हमको कुछ कीवर्ड्स समझना होगा, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, हमें क्या है, एक गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा सप्लाई, लिखते चले जाइएगा इसको, गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, लिख लिया। ठीक है। सप्लाई, गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई। इतना तो एटलीस्ट हमको जानना ही पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा, इसको क्यों जानना पड़ेगा, अब इसका एक रीजन है, वो रीजन मैं बताता हूं आपको। ये लिख लिया आपने।
एक कोई दुकानदार है, एक कोई दुकानदार है, इसके पास एक कोई कंज्यूमर आता है, ये इसको सेल करता है क्लॉथ, ये इसको पैसे देता है, ठीक है। अब ये बंदा आपके पास आता है, क्या जीएसटी लूं? ये आपसे पूछता है क्या जीएसटी लूं इससे? अब आपको जवाब देना है कि जीएसटी आपको लेना चाहिए, यानी आप इसको जवाब देना चाहते हैं कि जीएसटी आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप वन क्या है? स्टेप वन क्या है? स्टेप वन ये है कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि जो सेल हुआ है, ये जो क्लॉथ है, ये गुड्स और सर्विसेज है या नहीं है? गुड्स और सर्विसेज है या नहीं? गुड्स है या सर्विस है, क्या है, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर इसका जवाब अफर्मेटिव आता है, यानी या तो होगा नहीं, नो, गुड्स है ही नहीं। जब गुड्स नहीं है तो नो जीएसटी, नो जीएसटी। जब गुड्स ही नहीं है और सर्विस ही नहीं है तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगर इसका अफर्मेटिव जवाब आता है यस, तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में हम इससे सवाल करेंगे कि जो आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, ये जो ट्रांजैक्शन किया है, क्या ये सप्लाई है? ये सप्लाई है या नहीं है? अगर इसका जवाब आता है यस, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसका जवाब आता है नो, तो नो जीएसटी, ठीक है। पहला सवाल हमारा हो गया गुड्स और सर्विस है या नहीं, यस है, आगे आओ। सप्लाई है या नहीं, यस है, आगे आओ। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे वो हम जीएसटी एक्ट के अंदर में जाकर के गुड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सप्लाई जहां डिफाइन किया है या सप्लाई के बारे में जहां बताया गया है वो पढ़ेंगे कि सप्लाई कैसे हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम तीसरा स्टेप लेंगे, जब ये कहेगा यस तब आगे बढ़ेंगे और हम पूछेंगे कि जो भी ये सप्लाई है, जो भी ये सप्लाई है, वो आपका टैक्सेबल पर्सन दे रहा है, टैक्सेबल पर्सन दे रहा है, तो इसका जवाब आएगा नो या यस। अगर नो आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो जीएसटी। अगर यस आया तो फिर नेक्स्ट सवाल इससे करेंगे और पूछेंगे क्या कोई एग्जेम्पशन लिस्ट है, कोई एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब कि जीएसटी एक्ट में ये स्पेसिफाई किया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कुछ 100 सर्विसेज है और 150 यानी 150 गुड्स है जिसके ऊपर में जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो एग्जेम्पशन लिस्ट में उन गुड्स के बारे में लिखा हुआ है और उन सर्विस के बारे में लिखा हुआ है कि इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप जब टैक्सेबल पर्सन है यस आता है तो अगला सवाल आप करते हैं कि क्या आप एग्जेम्पशन लिस्ट में ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ये एग्जेम्पशन लिस्ट में फॉल करता है क्या? तो इसका जवाब या तो आ सकता है यस
और या तो आ सकता है नो। तो अगर जवाब आया यस तो नो जीएसटी, क्योंकि एग्जाम्पशन लिस्ट में है तो जीएसटी से आगे बाहर हो गया ना, तो नो जीएसटी। और अगर इसका जवाब आता है यस नो, एग्जाम्पशन लिस्ट में नहीं है, तो हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट स्टेप में पूछेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर इतना ये आ गया ना तो समझ लो 100% जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी तो लगेगा। लेकिन अब अगला सवाल होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिसाइड करता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिसाइड करता है कि जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, यानी जीएसटी हम किसको दें, जीएसटी किसको दें। थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये स्टेप वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरे जीएसटी में आपकी मदद करेगा कि कैसे हम डिसाइड करें। इसको हमेशा हम ये वाला जो फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस फ्लो चार्ट के जरिए ही हम हर बार हर एक ट्रांजेक्शन को ये डिसाइड करके देखेंगे कि हाँ इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, अब आइए, अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बताता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है, इसमें 5 सेक्शन इन्वॉल्व है, इसमें 5 सेक्शन इन्वॉल्व है और पूरा एक चैप्टर है। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेलिंग में जाएंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि ये सिंपल सा ये बताता है कि जीएसटी हम दे तो किसको दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे या स्टेट गवर्नमेंट को दे। देखो, जब हम ये कहते हैं कि एक वन नेशन वन टैक्स, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम एक टैक्स होगा जो 50 रुपए हम कलेक्ट करेंगे कंज्यूमर से, वो जाकर के स्टेट को दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लिए थोड़ा सा उसको बाइफरकेट किया गया है, यानी उस टैक्स के अमाउंट को थोड़ा सा बाइफरकेट किया गया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया, बस थोड़ा सा किया गया है बाइफरकेट। वो कहता है कि जब स्टेट तो बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, हर स्टेट के बीच में एक बॉर्डर है और ये सारे स्टेट्स सेंट्रल से यानी यूनियन से जुड़े हुए हैं, यानी इस पूरे स्टेट को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल, पूरे मिलाकर के सेंट्रल, और इस सब के बीच में जब बॉर्डर आ जाता है तो ये स्टेट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है, अगर हम हर बार, अगर जीएसटी में एक ही टैक्स का नियम होता कि अगर आप 1000 रुपए का कोई सेल कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स जो है उसको कलेक्ट करो और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दो, हम डिसाइड कर लेंगे आपस में कि किस स्टेट को कितना देना है, तो ऐसा स्टेट नहीं मान रहे थे। वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, आप हमेशा हमको जो मेरे लिए जो बजट निकलता है वो तो हमको आप पूरा दे ही नहीं पाते हैं, तो ये स्टेट जो मंथली कलेक्ट होता है या डेली बेसिस पे जो कलेक्ट हो रहा है और जो डेली बेसिस पे हमको मिल रहा है, यानी हर मंथ के अगले 20 तारीख को, वो आप कलेक्ट तो कर लोगे लेकिन हमें सही टाइम पे नहीं दे पाओगे। इसलिए जितना हम कलेक्ट कर सकते हैं स्टेट में उतना हमको कलेक्ट करने दो, और जो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे वो आप ले लो और फिर आप डिसाइड करके हमें बता दो। यानी इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर जैसे टैक्स बनाए, जो एक ट्रांजैक्शन अगर हुआ और कोई ट्रांजैक्शन बॉर्डर को क्रॉस करता है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ और वो बॉर्डर को क्रॉस करता है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन में ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम टैक्स किस स्टेट को दे, स्टेट 1 को दे, स्टेट 2 को दे या स्टेट 3 को दे। ये एक कंज्यूमर के लिए, एक वो उस बंदे के लिए जो जीएसटी कंप्लायंस कर रहा है उसके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि जीएसटी वो किसको पे करे, स्टेट 1 को करे या स्टेट 2 को करे या स्टेट 3 को करे। तो जब भी कोई बॉर्डर, या तो वो फिजिकल बॉर्डर हो, या तो वो फिजिकल बॉर्डर हो या फिर वर्चुअल बॉर्डर हो,
वर्चुअल बॉर्डर हो, अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस करता है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और जब कोई एक ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट होता है, यानी कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता, कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता, कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब जो ये प्लेस ऑफ सप्लाई है वो ये बताने का काम करती है कि कब हमारा फिजिकली बॉर्डर क्रॉस हो गया और कब हमारा वर्चुअली बॉर्डर क्रॉस हो गया और कब नहीं हुआ। यानी बेसिकली ये बताती है कि कौन सा ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है और कौन सा ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। ठीक है, यानी ये बताने का काम करती है कि जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है वो यहां पे खत्म हुआ, यानी डेस्टिनेशन बताती है ये, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई। ये बताती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका डेस्टिनेशन कहां पे गया, कहां पे जाकर के गिरा, यानी इस स्टेट में खत्म हुआ ट्रांजेक्शन या इस स्टेट में खत्म हुआ ट्रांजेक्शन, या यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया। कोई भी ट्रांजेक्शन यहां से शुरू हुआ, यहां से चल रहा है, ये बताने का काम करेगी कि यहां खत्म हुआ या फिर यहां खत्म हुआ या फिर यहां खत्म हुआ। जब ये प्लेस ऑफ सप्लाई बता देगा कि किस जगह पे हमारा वो सप्लाई का डेस्टिनेशन खत्म हो गया, उस बेसिस पे हम ये देखेंगे कि बॉर्डर क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। अगर बॉर्डर क्रॉस हो गया तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, और बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। तो जब इंट्रा स्टेट और इतना माथापच्ची करना ही क्यों था, तो इसलिए कर रहा था क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो आपको पता है कि किस स्टेट के अंदर में ये सप्लाई हो गया, शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। तो इंट्रा स्टेट जब सप्लाई होगा तो ये एक कंप्लायंस करने वाले बंदे के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि कौन से स्टेट में सप्लाई हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ और किस स्टेट में खत्म हो गया। यानी एक ही स्टेट उसमें इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक स्टेट इन्वॉल्व होगा। तो जब एक स्टेट इन्वॉल्व होगा तो आसानी से आप उस स्टेट का हिस्सा उस स्टेट को दे दो, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है उस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। तो मान लो 1,000 रुपए का अगर ट्रांजेक्शन किया और इसमें जीएसटी 50 रुपया लग रहा है, जीएसटी 50 रुपया लग रहा है, और आपको पता है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसको आप क्या करो, 50% बांट दो और 50% सीजीएसटी दे दो, यानी सेंट्रल को दे दो, और 50% एसजीएसटी दे दो, यानी स्टेट को दे दो। और किस स्टेट को दोगे, जहां पे ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। तो चूंकि एक ही स्टेट में है तो आपको पता है कि किस स्टेट में होगा ट्रांजेक्शन खत्म। अब जब बॉर्डर क्रॉस होता है, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है और वो इंटर स्टेट हो जाता है, तो उस केस में आप जो कंप्लायंस करने वाले हैं उनको ये पता नहीं होता कि कौन से स्टेट को टैक्स देना है, क्योंकि उसमें 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंटर स्टेट में 2 या 2 से अधिक स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस केस में एक कंप्लायंस करने वाले को ये समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि किस स्टेट को टैक्स दे। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% तो दे सकता था, लेकिन स्टेट टैक्स देने में चूंकि उसको कठिनाई आती है, इसलिए वो बोलता है कि भैया हम इतना नहीं समझते हैं, हम एक 50 रुपया आपको सीधा आपको पे कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देख लो किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है। तो उस केस में जब वो इंटर स्टेट होता है,
तो ये सीधा सीधा 50 रुपया IGST पे कर देता है। ठीक है, अब स्टेट तो स्टेट हो गया। अब इस स्टेट को भी हम UTGST के नाम से कभी कभी जानते हैं, जब यूनियन टेरिटरी, जब इस दो बॉर्डर के बीच में यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ स्टेट के जगह पे यूनियन टेरिटरी होगी तो UTGST यहाँ पे आ जाएगा, UTGST आ जाएगा। ठीक है, तो ये SGST, CGST और IGST और UTGST कोई कुछ नहीं है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिंपल सा एक मेथड है जो एक कंप्लायंस करने वाले को ये बताता है कि अगर आपके लिए आसानी हो रहा है, अगर आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि स्टेट कौन सा है, तो आप सीधा CGST और SGST दे दो, या यूनियन टेरिटरी डिसाइड कर पा रहे हो तो आप CGST या IGST दे दो, नहीं कर पा रहे तो IGST दे दो। तो इस तरीके से टोटल आपका GST में IGST आ गया, CGST आ गया, SGST और UTGST आ गया। ठीक है, स्टेट GST, सेंट्रल GST, इंटीग्रेटेड का मतलब ही क्या होता है, जिसमें इंटीग्रेट होता है, दो या दो से अधिक टैक्स मिले हुए होते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इस इंटीग्रेटेड टैक्स में CGST और SGST मिला हुआ है, या CGST और UTGST मिला हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। वो फ्लो चार्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फ्लो चार्ट, पहले हम गुड्स डिसाइड करेंगे कि गुड्स है कि नहीं, या सर्विस है कि नहीं, फिर हम डिसाइड करेंगे सप्लाई है कि नहीं, फिर हम डिसाइड करेंगे टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं, फिर एग्जेम्पशन है कि नहीं, और उसके बाद फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और तब हम CGST या IGST या UTGST या SGST हम पे करके चलेंगे। इस तरीके से आपका आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल फिर हम देखेंगे जो PDF है, वो PDF आप जा करके डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे, विजन CA ई-लर्निंग सर्च करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करेंगे और जा करके वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। जो अपना थर्सडे वाला लेक्चर होगा उसमें फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो भी जनरल कंपटीशन वालों के लिए है, तो आप देख लेंगे, जनरल कंपटीशन वाले जो भी हैं वो देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उनका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैंने पूरा ओवरव्यू खत्म कर दिया होगा, रिटर्न कैसे भरते हैं ये भी मैं उसमें बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना रिव्यू, आपका कमेंट बहुत ही, योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी, तो आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।